Hello everyone, this is Sachin. Today we are going to discuss about the menstrual cycle. जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रिप्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम दिया गया है या फिर उसके रिगार्डिंग में जो टेक्स्ट में बताया गया, हम आज उसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होता क्या है। सिंपली द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द प्राइमेट फीमेल्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आपकी प्राइमेट फीमेल्स होती है उनमें जो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो, प्राइमेट फीमेल जैसे कि आपके मंकीज हो गए या फिर एप्स हो गए या फिर जो ह्यूमन फीमेल्स है, उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। देखो, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है नॉर्मली वो 28 टू 29 डेज की होती है। एंड इसमें क्या होता है, जब कोई फीमेल मैच्योर होना शुरू होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, और जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्क। मतलब जब प्यूबर्टी के टाइम पे आपकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, उसकी स्टार्टिंग को हम मेनार्क बोलते हैं। और जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है कंटिन्यू रहती है नियर अबाउट 50 की एज तक, 50 साल की उम्र तक ये कंटिन्यू रहती है। उसके बाद जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाती है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। द स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज नियर अबाउट 50 इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। फिर देखो, इसमें बात आती है कई सारे हार्मोन्स का इसमें रोल आता है। फिर आपके जो ओवेरियन फॉलिकल्स वगैरह है, तो उन सब चीजों को हम कोऑर्डिनेटेड वे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, जो आपके दो हार्मोन दिए गए पिट्यूटरी के हार्मोन है, उनका कैसे सिक्रेशन होता है, फिर वो क्या रेगुलेट करवाते हैं। तो शुरू इसी चीज से करेंगे, हार्मोन से। फिर हम ये देखेंगे हार्मोन से किस तरह से बाकी चीजों को अफेक्ट कर रहे हैं। सो गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट। सपोज दिस इज योर पिट्यूटरी। मान लीजिए ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। जो पिट्यूटरी होती है वो दो चीफ गोनेडोट्रोफिन्स रिलीज करती है। एक आपका होता है एफएसएच, दूसरा टाइम आने पे बताया जाएगा आपको। तो देखो, जो एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एफएसएच एक्ट करेगा आपकी ओवरी में जो फॉलिकल प्रेजेंट है। आपको ये मान के चलना है ये सारे के सारे इवेंट्स आपकी ओवरी के अंदर हो रहे हैं। मान लीजिए पिट्यूटरी से जो एफएसएच रिलीज हुआ उसने एक्ट करा आपके इस फॉलिकल पे। अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच द फॉलिकल स्टार्ट टू डेवलप। जो आपका फॉलिकल वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी डेवलपमेंट होती रहेगी। पहले ये प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, देन फाइनली ये ग्राफिन फॉलिकल बना। तो जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हो रही थी तो उस टाइम पे जो इसकी फॉलिकल की लेयर्स थी वो सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन। दी सिक्रीट एस्ट्रोजन। तो देखो, प्राइमरी फॉलिकल भी आपका एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, सेकेंडरी भी कर रहा है, टर्शियरी भी कर रहा है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन सिक्रीट होता रहेगा तो एस्ट्रोजन का अमाउंट ब्लड में काफी इंक्रीज हो जाता है। तो जो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है ब्लड में, वो आपकी फर्स्टली जो आपका एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन आ कहां से आ रहा है, सिक्रेटेड फ्रॉम डेवलपिंग फॉलिकल, सिक्रेटेड फ्रॉम डेवलपिंग फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल। देखो, जो आपका डेवलपिंग फॉलिकल है उसमें से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, उसकी जो लेयर्स है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। जो आपका ये एस्ट्रोजन है वो आपकी पिट्यूटरी के पास एक पॉजिटिव स्टिमुलस देगा, पॉजिटिव रिस्पांस देगा, पॉजिटिव रिस्पांस। और ये जो एस्ट्रोजन है आपका, ये आपकी पिट्यूटरी को बोलेगा कि तू एलएच का सिक्रेशन करवा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो आपका एलएच है, एलएच क्या करेगा, जो आपका एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये इस पे एक्ट करेगा और इससे क्या करवा देगा, रप्चर करवा के ओव्यूलेशन करवा देगा। तो दिस इज योर ओव्यूलेशन। अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल गेट रप्चर्ड एंड कॉज ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। देखो, जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे जो आपका एलएच है उसका जो अमाउंट है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि पीक पे होता है। तो जो आपका ये है पार्ट, ये मैक्सिमम है, तो इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। जब एलएच का अमाउंट आपका मैक्सिमम लेवल पे होता है तो उसको एलएच सर्ज बोला जाता है। फिर ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, जो आपका फॉलिकल है वो फॉलिकल भी आपका कॉर्पस ल्यूटियम में डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। मतलब आफ्टर द ओव्यूलेशन जो आपका ओवम है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जो सेलुलर मास बचता है वो एक सेकंड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ये भी हार्मोन से सिक्रीट करवाता है।
चीफली ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। तो देखो जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन आपका पिट्यूटरी को एक नेगेटिव स्टिमुलस देगा। ये आपका पिट्यूटरी को बोलेगा कि तू अब एफएसएच का सिक्रेशन रोक दे। तो देखो दूसरी चीज क्या है? दूसरे आपका प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज कहां से हो रहा है आपका? फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये प्रोजेस्टेरोन आपकी पिट्यूटरी को एक नेगेटिव रिस्पांस देगा। नेगेटिव रिस्पांस। नेगेटिव रिस्पांस देगा और जो आपका एफएसएच का सिक्रेशन है उसको ब्लॉक करवा देगा। ये एफएसएच का सिक्रेशन रुकवा रहा है, इसको इसलिए बोला जाता है एंटी ओव्यूलेटरी। एंटी ओव्यूलेटरी। देखो एफएसएच ही वो हार्मोन है जिसके इफेक्ट के अंदर आपका जो फॉलिकल है वो डेवलप होता है। डेवलप के बाद उससे ओव्यूलेशन होता है। ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन है ओव्यूलेशन को होने नहीं दे रहा, रोक रहा है, एफएसएच के सिक्रेशन को रोक रहा है, इसलिए इसको एंटी ओव्यूलेटरी हार्मोन बोला जाता है। तो देखो स्टार्टिंग में जो सबसे फर्स्ट फेज आता है वो डेवलपिंग फॉलिकल का है। फिर एट द मिड ऑफ द साइकिल जो आपका ओव्यूलेशन है वो हो जाता है। फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है आपका। देन कॉर्पस ल्यूटियम भी आपका डीजनरेट होना शुरू होता है। तो यहाँ पे आपकी दो कंडीशंस आती हैं। देखो अगर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है उसको मेंटेन करके रखा जाएगा और जो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको भी मेंटेन करके रखा जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है और जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ये सब का सब डिसइंटीग्रेट होकर वेजाइना के थ्रू रिलीज हो जाएगा क्योंकि वहां उनकी जरूरत ही नहीं है। और उस डिसइंटीग्रेशन के बाद जो आपकी नई साइकिल है वो शुरू हो जाती है। तो देखो अब सबसे पहले ये आपका क्या है? ये है आपका एस्ट्रोजन एंड दिस इज प्रोजेस्टेरोन। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगर हम देखते हैं जो आपका डे नियर अबाउट 3 to 5 डेज तक जो आपका फर्स्ट फेज चलता है वो मेंस्ट्रुएशन का। उस टाइम पे क्या होता है जो आपकी एंडोमेट्रियम यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और जो आपका जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह वो सारी की सारी वेजाइना के थ्रू रिलीज होके मेंस्ट्रुएशन कोज करवाती है। इस टाइम पे आपका नियरली अबाउट 30 to 40 ml ब्लड लॉस हो जाता है वेजाइना से। तो देखो ये मेंस्ट्रुएशन कब होता है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उन चीजों की जरूरत नहीं है, तो उन सब चीजों को रिमूव कर दिया जाता है। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो फॉर्म हुई थी उसकी जरूरत पड़ेगी इम्प्लांटेशन के लिए। तो उस कंडीशन में जो भी आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है या फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम है उनकी आपको जरूरत है तो उस टाइम पे उनको रिमूव नहीं करा जाएगा, ना वो डिसइंटीग्रेट होगी, वो वहां पे एज इट इज रहेंगी। फिर देन मान के चलते आपका जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन आता है, डे 3 to 5 तक नॉर्मली होता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है फॉलिकुलर फेज या फिर जिसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। देखो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है जो आपका डेवलपिंग जो आपका फॉलिकल होता है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच ग्रोथ करना शुरू करता है। ग्रोथ होते 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 जो आपका डे 15 आता है उससे पहले ही आपकी जो फॉलिकल है उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है और वो चेंज हो जाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। दिस इज योर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये आपका एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। फिर जब डे नियर अबाउट 15 आएगा उस टाइम पे जो आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसके इफेक्ट से ये आपका ओव्यूलेशन कर देगा, आपका जो ओवम है वो रिलीज हो जाएगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है ओव्यूलेशन के बाद जो बॉडी बचती है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब जो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था उससे ओव्यूलेशन ये हो गया। ओव्यूलेशन के बाद ओवम तो ये आपका अलग हो गया, जो ये वाला पार्ट बचता है जो सेलुलर पार्ट बचता है जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह हैं या फिर जिसमें ब्लड प्रेजेंट है उस पार्ट से ये चेंज हो जाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम में
और जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो हार्मोन सिक्रेटिंग बॉडी है, तो इसीलिए इस फेज को बोला जाता है सिक्रेटरी फेज। कॉर्पस ल्यूटियम से कुछ सिक्रेट हो रहा है इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज बोला जाता है। और देखो कॉर्पस का सिंपली मीनिंग होता है बॉडी, एंड ल्यूटियम सिंपली मीन्स येलो। देखो आपका एनसीईआरटी में ज्यादा बताया नहीं गया, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए फिर भी आपको बता देता हूँ। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनने से पहले एक और बॉडी बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस हिमोरेजिकम। कॉर्पस हिमोरेजिकम का दूसरा नाम होता है ब्लीडिंग कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब उसमें से काफी जो ब्लड लॉस होता है वो हो जाता है। उस कॉर्पस हिमोरेजिकम से आपका बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि येलो कलर्ड हार्मोन सिक्रेटिंग बॉडी, इसीलिए इस फेज को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। फिर जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है आपकी जैसे ये 29 डेज या 28 डेज के आसपास ये जो जितने भी प्रोसेस है सारे के सारे कंप्लीट हो चुके होते हैं, और जो आपकी नई साइकिल है वो बिगिन हो जाती है, नई साइकिल शुरू हो जाती है। तो अब एक बार तीनों चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले डेवलपिंग फॉलिकल, जैसे ही आपकी फॉलिकल की ग्रोथ शुरू होगी, आपकी जो क्या है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसकी भी ग्रोथ हो रही है। जैसे जैसे आपकी ओव्यूलेशन हो जाता है इसकी ग्रोथ भी हो रही है, बट आफ्टर जैसे ही जो आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनता है, उस टाइम पे जो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो मैक्सिमम बन चुकी होती है। और जैसे ही आप 28 या 29 या फिर 27 डेज उतने दिन तक आप पहुंचते हैं, उसके बाद क्या होता है जो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी रिट्रोग्रेड होना शुरू हो जाता है, यानी कि डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, और जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो भी डीजनरेट यानी कि ब्रेक होना शुरू हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ना तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा और ना ही आपकी एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगी। इन दोनों चीजों को मेंटेन करके रखा जाएगा फॉर टू सपोर्ट इम्प्लांटेशन। जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा, जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम वो डीजनरेट हो गया, आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है। देखो जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो 15th डे पे जो ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन से पहले वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज। फिर जो ओव्यूलेशन के बाद वाला पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। एक बात जो इसमें याद रखने की है, देखो नॉर्मली तो हम कंसीडर करते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की होती है या फिर 29 की, पर कुछ फीमेल्स में ड्यू टू हार्मोनल बैलेंस या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेस की वजह से जो ये दिन है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, मतलब या तो इंक्रीज हो सकते हैं, दे कैन आल्सो एक्सीड फ्रॉम 29 या फिर 27 से भी कम होकर 22 या 23 भी हो सकते हैं। तो उस केस में आपको जो याद रखने की चीज है वो ये है, जो आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है वो फिक्स्ड डेज का होता है, दैट इज 14 डेज। आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हमेशा फिक्स रहेगा, बट जो आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज है उसके डेज वेरी कर सकते हैं, मतलब उसके जो इवेंट्स का टाइमिंग वो कम ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए सपोज करो अगर हम आइडियली जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम मानते हो 3 to 5 डेज होता है, तो उसमें मान सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के लिए हम 2 दिन ही दे रहे हो, और जो आपका फॉलिकुलर फेज है उसका टाइम कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। ये वाला फेज है ये वेरी कर सकता है, बट जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है वो फिक्स होता है। तो ये तो थे आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में, आप समझ गए होंगे कैसे उनके रेगुलेशन से जो फॉलिकल की ग्रोथ होती है, और फिर ग्रोथ के बाद जो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वो साथ साथ वो भी ग्रो करती है। फिर जो आपके ओवेरियन इवेंट्स हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और जो आपके ओवेरियन हार्मोन्स हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि देखो एस्ट्रोजन जो आपका डेवलपिंग फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। फिर जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम आता है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। देखो जो प्रोजेस्टेरोन का पीक आ रहा है वो किस टाइम पे आ रहा है, जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका होता है, क्योंकि जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट में जो यूट्राइन में जो लाइनिंग है उसमें जो इवेंट्स होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यूट्रस की मेम्ब्रेन को एज इट इज मेंटेन करके रखा जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो आपकी
डिसइंटीग्रेट होकर वेजाइना के थ्रू रिलीज हो जाती है। सो गाइस, दिस इज जस्ट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। I hope we have got understood all these points. So guys, thank you for watching me carefully. Stay tuned for the next one.